देखिए क्या है, फंस गया था, हिल गया। चलिए सही कर देते, क्या कर। देखिए क्या है, रसायन शास्त्र का क्लास है, रसायन केमिस्ट्री। इसमें हम आपको एक क्लास कराए हुए थे। इससे पहले के क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के विषय में बहुत सारा चीज़ बताए हुए थे। अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं, वो सारा कुछ हम इससे पिछले के क्लास में हम आपको करा चुके थे। आज हम देखेंगे उसे आय का टॉपिक क्या है। आप भारतीय वन बुक निकालिएगा, उसमें सारा टॉपिक आपको मिलेगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ सब है हम सरल से सरल भाषा में आपको बताने का कोशिश किए हैं। यहाँ पे क्या है, पहला टॉपिक आपको क्या है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। जो हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है एक रासायनिक समीकरण है, तो इससे जो सूचना प्राप्त होता है वो क्या दर्शाता है। तो ये क्या होता है, अभिकारक प्रतिफल के संकेत की जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण से क्या सूचना होता है, अभिकारक और प्रतिफल के संकेत बताता है। इससे क्या सूचना हुआ कि जो भी अभिकारक है, अभिकारक यानी कि ये दोनों, और प्रतिफल क्या है, ये दोनों, ये तो इस दोनों के संकेत बताया। माने ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन लिखते हैं तो फिर लंबा होता है। तो इसीलिए हम क्या है, इसमें सूचना प्राप्त होता है कि ये बताता है हमको, रासायनिक समीकरण से हमको ये बताता है कि यहाँ पे जो है क्या हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया किया हुआ है, तो उससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। ये सूचना हमको प्राप्त हुआ है। तो अभिकारक प्रतिफल की संकेत की जानकारी यह बताता है, माने रासायनिक समीकरण बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और क्या निर्माण हो रहा है। रासायनिक समीकरण हम ये बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और भाग लेने के बाद उसको अभिक्रिया होने के बाद क्या बना है, ये हमको प्राप्त होता है। ये बताता है ना रासायनिक समीकरण, तो ये बताता है, रासायनिक समीकरण ये बताता है। उसका परमाणु संख्या बताता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, दो परमाणु संख्या है, तो ये परमाणु संख्या ही बताता है। द्रव्यमान का अनुपात बताता है। तो ये सब रासायनिक समीकरण का सूचना देता है। रासायनिक समीकरण जो हम लिखते हैं तो ये सब सूचना हमें प्राप्त होता है, ये सब हमें पता चलता है। उसका अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ क्या क्या होता है। मतलब कि रासायनिक समीकरण हम क्यों उपयोग करते हैं। माने रासायनिक समीकरण यहाँ पे तो हम ये भी लिख सकते थे, कार्बन लिख सकते थे ना, कार्बन, यहाँ क्या लिख सकते थे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ लिख सकते थे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हम ये भी तो लिख सकते थे। तो ये इससे हमको रासायनिक समीकरण लिखते हैं। समीकरण देखिए, संकेत दर्शाना समीकरण कहलाता है। हम इससे पहले के क्लास में आपको हम बताए हुए थे। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो भी अभिकारक और प्रतिफल होता है उसको संकेत में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इससे लाभ क्या होता है, बहुत सारे लाभ होते हैं। एक तो क्या होता है कि जल्दी हम लिख लेते हैं। कार्बन लिखने में कितना लेट लगा, 80 लिख दिए, जल्दी लिखा गया, यानी कि समय की हमको बचत होती है। एक तो होती है कि जगह कम लेता है। देखिए कितना लंबा जगह लिया है, और ये हम संकेत में लिखे हैं तो कम जगह लिया है। तो वही कहा यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण उपयोग जो करते हैं हम यहाँ पे संकेत में लिखते हैं, इसका लाभ क्या है। तो रासायनिक समीकरण निरूपण जो होता है आसान होता है। रासायनिक समीकरण से किसी भी अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण से जो दर्शाते हैं तो वो जो होता है आसान होता है, हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। उसका समय का भी बचत होता है, जल्दी लिख लेते हैं समीकरण को। अगर मान लीजिए हिंदी में अगर लिखते हैं कार्बन ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है, लंबा होता है, समय अधिक लग जाता है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से हमको समय भी बचता है। उसका कागज़ पर स्थान कम लेता है, कम लिया है कि नहीं स्थान यहाँ पे, तो कम स्थान लेता है। उसके बाद पूरे विश्व में एक ही प्रकार का संकेत होता है। जितना विश्व में कहीं भी जाइएगा तो कार्बन का C ही संकेत होगा, ऑक्सीजन का O होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब हमको फ़ायदे होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने में। समझ गए, आपको सूचना बता दिए, इसका लाभ
अब क्या होता है सो बता दे। अब सीमा, इसका क्या सीमा हो सकता है, ये क्या कितना दूर तक हो सकता है, कितना इसको हम लिख सकते हैं। तो भौतिक अवस्था की जानकारी में कमी। रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमको एक चीज़ प्रॉब्लम होता है कि भौतिक अवस्था नहीं बता पाता है कि किस अवस्था में है, उसका उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी नहीं मिल पाता है। जो ऊष्मा निकलता है और जो ऊष्मा कम होता है उसकी जानकारी हमें समीकरण से प्राप्त नहीं हो पाता है। अभिक्रिया की दिशा पता नहीं चलता है। तो ये सब हमको सीमा में आ गया। समझ गए ये बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे प्रकार के होता है, कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होता है, अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होता है। सब के बारे में हमको पढ़ना है। क्या करे भाई, ये तो बहुत दिक्कत। तो बहुत सारे प्रकार के रासायनिक समीकरण होता है, जिसमें हम आपको आज 2 या 3 बता देंगे रासायनिक समीकरण। देखिए ज़्यादा टॉपिक हम नहीं लिखाते ताकि आपको तैयारी करने में दिक्कत हो। आप इतना ही टॉपिक हम लिखाते हैं कि आप एक बार देख लीजिए वीडियो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार में याद होगा। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन का मतलब ही होता है संयोग, माने मिल करके। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोग, यानी कि मिल कर, यानी कि 2 पदार्थ मिलके एक पदार्थ का निर्माण करेगा तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 2 या अधिक 2 पदार्थ मिले या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो वो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर? देखिए 2 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो जब वैसी, ऐसे आप आराम से बोल सकते हैं, बना करके भी बोल सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर? अब इसे आप याद रख लीजिए, संयोजन माने योग, 2 पदार्थ के जोड़ करके एक नया पदार्थ। मोटा मोटी याद रखिए, किसी भी चीज़ को आराम से याद हो जाए, कोई ज़्यादा चीज़ थोड़ी है। तो संयोजन में क्या क्या होता है? संयोजन 2 पदार्थ मिलके एक पदार्थ का निर्माण हो, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। 2 पदार्थ मिलके एक पदार्थ का निर्माण होगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। और एक पदार्थ टूट के 2 पदार्थ बनेगा तब वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। आपको प्रश्न में रहेगा कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होता है, या संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में आप अंतर स्पष्ट करें। तो आप लिख दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनता है और वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट के वियोग होता है। वियोग माने वियोजन से वियोग याद रखिए। अवियोग में क्या होता है? जब वियोग होता है कब? जब जुदाई होता है, जुदाई में वियोग होता है। तो जब टूटेगा तो जुदाई होगा और उसमें वियोग होगा, वियोग माने दर्द होगा तो अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया होता है। बात समझ गए? संयोजन क्या होता है? 2 पदार्थ मिलके, जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये सब याद रखिए अब हुआ मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मिलने से क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको अक्षर नहीं दिखाएगा तो हम बोलते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने से क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्लियर? आगे बढ़े। हो गया। संयोजन अभिक्रिया बोलिए क्या है? 2 पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनता है, संयोजन कहलाता है। वियोजन में आ जाइए। वियोजन क्या होता है? वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। अपघटन माने अपघटित हो जाता है, घट जाता है, उसको उष्मीय अपघटन भी कहते हैं। क्यों? देखिए वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वह ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, माने ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझिए क्या है वियोजन? एक बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक यौगिक बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा, कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूटा, गर्म किया तो टूटा, तो क्या बना, कली चूना। क्या बना है यहाँ पे, कली चूना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए डाई दे दिए, ऑक्साइड लिख लीजिए। अब कली चूना, एक पॉइंट लिख दिए, कली चूना का उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है, सीमेंट बनाने में कली चूना का उपयोग होता है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ का अभिक्रिया हुआ है, सॉरी पोटेशियम क्लोरेट, क्या है, के से पोटेशियम होता है, पोटेशियम, और ये क्या है, क्लोरेट, यहाँ लिख देते क्लोरेट, और इसको गर्म करने पे क्या बना है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस निकला, ऑक्सीजन। बात समझ गए, इसमें क्लियर। इसमें एक ऑब्जेक्टिव, कली चूना का उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है, समझ गया। आपको पूछ सकता है संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं, प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप आराम से कहिएगा संयोजन में 2 पदार्थ मिलकर 1 बनता है, वियोजन में 1 पदार्थ टूट के 2 बनता है, बस, और एक एक समीकरण लिख दीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए एक और समीकरण, एक और देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए ये हो गया। अब तीसरा है वैद्युत अपघटन, ये भी एक प्रकार का अभिक्रिया है। वैद्युत अपघटन क्या है, एक प्रकार का अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, कुछ धातु के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड, कुछ धातु जो होता है द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड होता है, द्रवित ऑक्साइड वाला होता है या क्लोराइड वाला होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी धातु क्लोरीन से बना होगा, क्लोरीन के साथ मिला होगा तो क्लोराइड वाला होगा, और ऑक्सीजन के साथ बना होगा तो ऑक्साइड वाला होगा। जैसे मैं यहाँ पे हम 1-2 समीकरण लिखे हैं, जैसे NaCl, सोडियम, Na सोडियम होता है और सोडियम धातु होता है, और Cl क्लोरीन होता है। तो NaCl क्या हुआ, ये द्रवित क्या हुआ, क्लोराइड हुआ। NaCl क्या हुआ, द्रवित क्लोराइड हुआ। द्रवित क्लोराइड के मतलब कि पानी के जैसा है, एक है द्रवित है माने कि पानी के जैसा है, सोडियम क्लोराइड, समझे। उसको क्या करते हैं, उस पर अगर विद्युत अपघटन करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या हो जाता है, सोडियम एनोड पर प्राप्त हो जाता है, एनोड पर, और क्लोरीन गैस क्या होता है, कैथोड पर प्राप्त होता है, कैथोड पर। ये भी क्या होता है, एनोड पर प्राप्त होता है, और ये क्या होता है, कैथोड पर। यहाँ भी ये होता है एनोड पर, सॉरी कैथोड है, सॉरी कैथोड है, ये कैथोड पर, और ये होता है एनोड पर। याद रखिएगा, एनोड, कैथोड, और ये होता है एनोड, ये कैथोड और ये होता है एनोड। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, हम बताते हैं आपको। वैद्युत अपघटन क्या होता है, कुछ धातु के द्रवित ऑक्साइड क्या होता है एवं क्लोराइड, कुछ धातु ऐसा होता है, माने आप मोटा मोटी याद रखिए, द्रवित ऑक्साइड वाला या द्रवित क्लोराइड वाला, जब उस पर कोई भी धातु द्रवित ऑक्साइड वाला हो या द्रवित क्लोराइड वाला हो, द्रवित ऑक्साइड वाला हो या द्रवित क्लोराइड वाला हो, उस पर विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कटोरा ले लीजिए, उसमें द्रवित क्लोराइड रख लीजिए या द्रवित ऑक्साइड रख लीजिए, तो उसमें अगर विद्युत धारा देते हैं, करंट देते हैं, तो इसका क्या होता है, वैद्युत अपघटन हो जाता है, वैद्युत अपघटन हो जाता है। तो प्रवाहित करने पर भी अपघटित हो जाते हैं। अपघटित होने के बाद, अपघटित माने बदल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, धातु कैथोड पर, जो भी धातु रहता है वो कैथोड पर, यानी कि उस पर प्लस पॉइंट चलाता है, कैथोड के मतलब प्लस पॉइंट चलाता है, और ऑक्सीजन हो या क्लोरीन हो वो उस पर माइनस पॉइंट चलाता है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। यहाँ पे एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन किए हैं, वैद्युत अपघटन। यहाँ पे जल का वैद्युत अपघटन किए हैं, यहाँ पे जल का वैद्युत अपघटन किए हैं, ये दिख रहा है ना, अभिक्रिया किए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्या होता है, वैद्युत अपघटन। समझ गया, वैद्युत अपघटन क्या होता है,
कुछ जो भी धातु क्लोराइड वाला हो या ऑक्साइड वाला हो, उस पर कोई भी धातु क्लोराइड वाला हो या ऑक्साइड वाला हो, उस पर अगर विद्युत धारा, देखिए वैद्युत अपघटन के मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता, अपघटित हो जाता है। और अपघटित होने के बाद धातु पर प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी आकर्षण करने लगता है धातु। और जो क्लोरीन होता है या ऑक्सीजन होता है उस पर निगेटिव चार्ज चला जाता है, एनोड पर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वैद्युत अपघटन हो जाता है। समझ गया? तो इस प्रकार से ये हो गया। अब 2-3 अभिक्रिया और बचा है, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपको इसको कंप्लीट करना है।